अब मैं बात करने वाला हूँ थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल इन केस ऑफ आइडियल रिजनरेशन। तो रिजनरेशन के साथ जो टीएस डायग्राम था उसको अगेन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। वो कुछ ऐसा था। ये आपका 1 था, ये 2 था, ये 2A था, ये 3 था, ये 4 था और ये आपका 4A था। और ये आपकी साइकिल कुछ इस तरह से थी। ये रिजनरेशन के साथ आपका टीएस डायग्राम था। अगर मैं यहाँ पर इफिशिएंसी की बात करूँ तो इफिशिएंसी हो जाएगी 1 माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन। और मैं देखूं 1 माइनस क्यू आउट, तो जो हीट रिजेक्ट हुई है वो 4A से 1 तक रिजेक्ट हुई है। 4 से 4A वाली हीट तो यूटिलाइज हो गई है रिजनरेटर में। तो रिजेक्ट कौन सी हुई है? रिजेक्ट हुई है 4A से 1 वाली। तो ये हो जाएगा m डॉट सी पी T4A माइनस T1। अब जो हीट इन हुआ है वो कहाँ से कहाँ तक हुआ है कंबशन चैम्बर में? 2A से 3 तक। 2 से 2A तक तो जो हीट आई है वो रिजनरेटर में आई है। 2A से 3 तक जो हीट है वो एडिशन हुआ है कंबशन चैम्बर में। तो ये हो जाएगा m डॉट सी पी T3 माइनस T2A। तो यहाँ पर जो m डॉट सी पी से m डॉट सी पी है वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली आपको मिलेगा इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T4A माइनस 1 अपॉन T3 माइनस T2A। इसको मैं इक्वेशन 1 दे सकता हूँ। ये तो एक जनरल एक्सप्रेशन है। इसके बाद मैं बात करता हूं फॉर आइडियल रिजनरेशन। और आइडियल रिजनरेशन के केस में आपकी जो इफेक्टिवनेस है वो 1 हो जाएगी। और इफेक्टिवनेस 1 होने के साथ साथ ये जो T2A है ये आपका किसके बराबर हो जाएगा? T4 के बराबर हो जाएगा। और जो T4A है वो T2 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर जो T2A है वो बराबर हो जाएगा T4 के एंड T4A बराबर हो जाएगा T2 के। और यहां पर अगर मैं इसकी वैल्यूज को यहां पर इक्वेशन 1 में पुट करूं तो इफिशियंसी आइडियल रिजनरेशन के केस में हो जाएगी 1 माइनस T4A के जगह T2 माइनस T1 अपॉन T2A के जगह T4 आ जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस T1 अपॉन T3 और ऊपर बचेगा T2 बाई T1 माइनस 1 और नीचे बचेगा 1 माइनस T4 अपॉन T3। ये एक्सप्रेशन ऐसा हो जाएगा। मुझे एक बात पता है, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि कोई भी साइकिल है वो 2 टेम्परेचर लिमिट पे वर्क करती है, एक मैक्सिमम टेम्परेचर और एक मिनिमम टेम्परेचर। तो इस साइकिल के लिए ये जो टेम्परेचर है ये आपका क्या हो जाएगा? T मिनिमम हो जाएगा। और ये जो टेम्परेचर है ये क्या हो जाएगा? T मैक्सिमम हो जाएगा। और ये टेम्परेचर पहले से ही डिफाइंड होंगे। हम लोगों ने बात की थी कि ये जो मैक्सिमम टेम्परेचर है ये मेटलर्जिकल लिमिट पे डिपेंड करेगा और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो आपके सराउंडिंग कंडीशंस पर डिपेंड करेगा। तो जो T1 और T3 है उसकी जगह मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो ईटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस T मिनिमम अपॉन T मैक्सिमम। और ऊपर से कॉमन ले रहा हूँ T2 अपॉन T1 तो अंदर बचेगा 1 माइनस T1 अपॉन T2 अपॉन 1 माइनस T4 अपॉन T3। ये आपकी वैल्यूज हो जाएंगी, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं देखूं तो जो प्रोसेस जो 1 से 2 है और जो प्रोसेस 3 से 4 है ये दोनों रिवर्सिबल एडियाबैटिक हैं। तो इसके लिए T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 के पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा वैलिड होगा। और T3 से T4 के लिए भी T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू P3 अपॉन P4 के पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा भी वैलिड होगा। मतलब अगर मैं लिखूं तो 1 से 2 के लिए T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू RP के पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। और जो T3 अपॉन T4 है उसके लिए भी RP के पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा वैलिड होगा। और अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को देखूं तो यहाँ से कंक्लूजन क्या होगा? T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T4। तो ये हो जाएगा T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T4। या फिर
T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू T4 अपॉन T3। और ये जो वैल्यू है T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू T4 अपॉन T3, अगर मैं इक्वेशन सेकेंड में देखूं तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो ये टर्म आपकी पूरी कैंसिल हो जाएगी, ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी और आपके पास इफिशियंसी का एक्सप्रेशन बचेगा 1 माइनस टी मिनिमम अपॉन टी मैक्सिमम इंटू T2 अपॉन T1। और यहाँ पर जो T2 अपॉन T1 है वो आपका क्या है, T2 अपॉन T1 ये लिखा है आरपी के पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो अगर इस T2 अपॉन T1 की वैल्यू मैं इस एक्सप्रेशन में पुट करूं तो जो एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन आएगा ये आइडियल रिजनरेशन के केस में, तो जो ये ईटा आइडियल रिजनरेशन के केस में हो जाएगा ये हो जाएगा 1 माइनस टी मिनिमम अपॉन टी मैक्सिमम, और ये जो T2 अपॉन T1 है इसके जगह मैं पुट कर सकता हूँ आरपी के पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा ईटा आइडियल रिजनरेशन के केस में। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखूं ईटा आइडियल रिजनरेशन का, तो जैसे जैसे मैं आरपी की वैल्यू को बढ़ाऊंगा, प्रेशर रेशो को बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे आपका आइडियल रिजनरेशन की जो एफिशिएंसी है ब्रेटॉन साइकिल की वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। टी मिनिमम और टी मैक्सिमम ये तो दोनों कांस्टेंट होंगे, जबकि ब्रेटॉन साइकिल की जो एफिशिएंसी थी विदाउट रिजनरेशन, जो विदाउट रिजनरेशन एफिशिएंसी थी वो आपकी आई थी 1 माइनस 1 अपॉन आरपी के पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ये आपकी इफिशियंसी थी विदाउट रिजनरेशन। अगर मैं देखूं तो आरपी प्रेशर रेशो बढ़ाने के साथ जो विदाउट रिजनरेशन वाली इफिशियंसी है वो बढ़ेगी, जबकि प्रेशर रेशो ही बढ़ाने के साथ जो विद आइडियल रिजनरेशन वाली इफिशियंसी है वो क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये जो आइडियल रिजनरेशन वाली इफिशियंसी है वो कम क्यों हो रही है और विदाउट रिजनरेशन वाली इफिशियंसी है वो बढ़ क्यों हो रही है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो टीएच डायग्राम है वो कुछ ऐसा है, और यहाँ पर आपको कुछ दे रखा होगा कि एक मिनिमम टेम्परेचर है और यहाँ पर आपको दे रखा होगा कि एक मैक्सिमम टेम्परेचर है, और इन्हीं टेम्परेचर लिमिट के बीच में आपकी साइकिल वर्क करेगी। तो अगर मैं बात करूं कि भाई यहाँ पर साइकिल कुछ ऐसी है और ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, और यहाँ पर रिजनरेशन हो रहा है, और ये आपका 2A है और ये आपका 4A है। तो रिजनरेशन होने के लिए जरूरी क्या है, रिजनरेशन वो प्रोसेस थी जब जिसमें टरबाइन के एग्जिट की हाई टेम्परेचर हाई एंथैल्पी वाली एयर को यूटिलाइज करके कंप्रेशर के एग्जिट की जो लो टेम्परेचर लो एंथैल्पी की एयर है उसको हीट कर रहा था मैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो टेम्परेचर के एग्जिट पे एयर है उसका टेम्परेचर कंप्रेशर के एग्जिट वाली एयर के टेम्परेचर से क्या हो, ज़्यादा हो। मतलब यहाँ पर जो T4 की वैल्यू है वो T2 से क्या होनी चाहिए, हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, तभी रिजनरेशन हो पाएगा। तो मान लेता हूं कि ये कुछ एक बेसिक साइकिल है, बेसिक ब्रेटॉन साइकिल। अब यहां पर मैं जो प्रेशर रेशो है उसको इंक्रीज कर रहा हूं, और जैसे ही प्रेशर रेशो को इंक्रीज करूंगा ये आपका 2 है, और जैसे ही प्रेशर रेशो को इंक्रीज करूंगा तो ये 2 कहीं ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 2 डैश पे, और ये साइकिल कुछ ऐसी हो जाएगी, ये आपका 3 डैश होगा, और यहां भी प्रेशर रेशियो इंक्रीज होगा तो 4 डैश कंपेरेटिवली कहां पर आ जाएगा, कुछ नीचे आ जाएगा। टू डैश कहीं ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये आपका 3 डैश होगा,
और 4 डैश, और ये जो 4 डैश 3 डैश है वो कुछ यहाँ पहुँच जाएगा, 4 डैश कुछ यहाँ पर आ जाएगा, और ये प्रोसेस यहाँ पर हो जाएगी। ये आपका जब होगा जब मैंने प्रेशर रेशो बढ़ा दिया है। प्रेशर रेशो बढ़ा दिया है इसका मतलब जो T2/T1 इज इक्वल टू RP के पावर गामा माइनस 1/गामा होता था, और अगर मैं प्रेशर रेशो को बढ़ा दूं, और T1 क्या है, T मिनिमम है, ये कांस्टेंट रहेगा, तो प्रेशर रेशो को बढ़ाने के लिए T2 को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब अब आपका टेम्परेचर 2 नहीं 2 डैश हो गया है। सिमिलरली T3/T4 इज इक्वल टू RP के पावर गामा माइनस 1/गामा होता था, और T3 क्या है, T मैक्सिमम है, वो कांस्टेंट है, और अगर RP को बढ़ाऊंगा तो ये 4 कुछ कम होकर के अब 4 डैश हो जाएगा। अगर मैं देखूं तो पहले टरबाइन का एग्जिट टेम्परेचर ये था और कंप्रेशर का एग्जिट टेम्परेचर ये था, और इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कुछ ये था डेल्टा टी। प्रेशर रेशो बढ़ाने के बाद टरबाइन का एग्जिट टेम्परेचर ये हो गया है और कंप्रेशर का एग्जिट टेम्परेचर ये हो गया है, और इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कुछ ये है, डेल्टा टी डैश है। मतलब जैसे जैसे मैं प्रेशर रेशो बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे जो टेम्परेचर T2 है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब कंप्रेशर के एग्जिट वाला टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और प्रेशर रेशो बढ़ाने के साथ साथ टरबाइन के एग्जिट वाला टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब जो टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस है टरबाइन के एग्जिट टेम्परेचर और कंप्रेशर के एग्जिट टेम्परेचर वाला, वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर ये टेम्परेचर डिफरेंस कम होता गया तो आपका जो रिजनरेशन करने की टेंडेंसी है, रिजनरेशन करने का जो पर्पज़ है वो ख़त्म होता जाएगा। रिजनरेशन मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि जो टरबाइन के एग्जिट वाला एयर है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था कंप्रेशर के एग्जिट वाले एयर से। मतलब जैसे जैसे ये टेम्परेचर डिफरेंस कमता जाएगा, रिजनरेशन के साथ जो एफिशिएंसी है वो आपकी कम होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब टरबाइन के एग्जिट का टेम्परेचर कंप्रेशर के एग्जिट के टेम्परेचर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उस समय जो टरबाइन के एग्जिट वाली एयर है वो कंप्रेशर के एग्जिट वाली एयर को हीट ही ट्रांसफ़र नहीं करेगी, मतलब वहाँ पर रिजनरेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वहाँ पर रिजनरेशन अनइफेक्टिव हो जाएगा। अगर मैं प्रेशर रेशो को और इंक्रीज़ करूँ तो ये T2 डैश और इंक्रीज़ होगा, कहीं T2 डबल डैश पे पहुँच जाएगा, ये आपका कहीं T2 डबल डैश पे पहुंच जाएगा, और ये T4 और डिक्रीज होगा, कहीं T4 डबल डैश पे पहुंच जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब कंप्रेशर का एग्जिट का टेम्परेचर टरबाइन के एग्जिट के टेम्परेचर से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और जैसे ही कंप्रेशर के एग्जिट का टेम्परेचर टरबाइन के एग्जिट के टेम्परेचर के ज़्यादा हो गया और आपने रिजनरेटर लगा दिया, तो अब हीट फ्लो की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। मतलब अब क्या होगा कि कंप्रेशर के एग्जिट वाली जो एयर है वो हाई टेम्परेचर पे है, और जो टेम्परेचर के जो टरबाइन के एग्जिट वाली एयर है वो लो टेम्परेचर पे है। मतलब अब हीट ट्रांसफ़र कंप्रेशर के एग्जिट वाली एयर से टरबाइन के एग्जिट वाली एयर की तरफ होगा। मतलब अब हीट एडिशन मुझे ज़्यादा करना पड़ेगा कंप्रेशन चैम्बर में, तो ये रिजनरेशन का एक एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे मैं प्रेशर रेशो बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे टरबाइन के एग्जिट वाली एयर और कंप्रेशर के एग्जिट वाली एयर का टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जिसके वजह से रिजनरेशन के साथ में ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जबकि विदाउट रिजनरेशन जो ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी है वो प्रेशर रेशो बढ़ाने के साथ साथ क्या होती थी, इंक्रीज होती थी। तो सेम चीज़ मैंने लिखी हुई है, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेटन साइकिल without regeneration increases with increase in pressure ratio, while thermal efficiency with regeneration decreases with increase in pressure ratio। और हम लोगों ने ये भी देख लिया कि क्यों ऐसा हो रहा है। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ प्रेशर रेशियो एट विच आइडियल रिजनरेशन बिकम्स इक्वल टू द एफिशिएंसी ऑफ विदाउट रिजनरेशन। मैं उस प्रेशर रेशियो को फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ जिसमें आइडियल रिजनरेशन की एफिशिएंसी विदाउट रिजनरेशन की एफिशिएंसी के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं और ये प्रेशर रेशो है, और प्रेशर रेशो आरपी कभी आरपी इज इक्वल टू 1 से कम नहीं हो सकता,
और अगर मैं देखूं आईटी जो इफिशिएंसी है विदाउट रीजनरेशन की, उसका वेरिएशन कुछ ऐसा था। ये इफिशिएंसी विदाउट रीजनरेशन है। विदाउट रीजनरेशन इफिशिएंसी ब्रेटॉन साइकिल की प्रेशर रेशियो बढ़ाने पे बढ़ती थी, और ये आपकी इफिशिएंसी विद रीजनरेशन है, और ये क्या होती थी, कम होती थी। तो यहां पर एक प्रेशर रेशियो है, यहां पर एक प्रेशर रेशियो है जहां पर दोनों की इफिशिएंसी क्या हो गई है, बराबर हो गई है। वो प्रेशर रेशियो मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं दोनों इफिशिएंसी को बराबर कर देता हूं। ईटा आइडियल रीजनरेशन, ईटा आइडियल रीजनरेशन शुड बी इक्वल टू द ईटा विदाउट रीजनरेशन। और अगर मैं ईटा आइडियल रीजनरेशन की बात करूं तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस टी मिनिमम अपॉन टी मैक्सिमम इंटू आरपी के पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, और ईटा विदाउट रीजनरेशन था 1 माइनस 1 अपॉन आरपी के पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो यहाँ 1 से 1 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपको मिलेगा टी मिनिमम या फिर आरपी के पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू टी मैक्सिमम अपॉन टी मिनिमम। और ये हो जाएगा आरपी इज इक्वल टू टी मैक्सिमम अपॉन टी मिनिमम की पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1 इंटू 1/2, और ये हो जाएगा आरपी मैक्सिमम की पावर 1/2। तो ये आरपी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आरपी मैक्सिमम। और जब मैंने मैक्सिमम नेटवर्क की वाली बात की थी तो वहां पर मैंने देखा था कि जो अंडर रूट ऑफ आरपी मैक्सिमम है वही आपका ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो होता है। तो ये आरपी इज इक्वल टू हो जाएगा आरपी ऑप्टिमम। मतलब ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो वो प्रेशर रेशियो है जहां पर आइडियल रिजनरेशन वाली इफिशिएंसी विदाउट रिजनरेशन वाली इफिशिएंसी के बराबर हो जाएगा। मतलब ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो वो प्रेशर रेशियो है जहां पर रिजनरेशन करने का और ना करने का कोई मतलब नहीं है। आप करो तो भी उतनी इफिशिएंसी आएगी और ना करो रिजनरेशन तो भी उतनी इफिशिएंसी आएगी। मतलब ये जो आपका प्रेशर रेशियो है ये आरपी ऑप्टिमम के बराबर हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं तो मुझे याद है जिस समय मैं मैक्सिमम नेटवर्क की बात कर रहा था और ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो की बात कर रहा था, तो ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो में कंडीशन आई थी कि जो T2 है वो T4 के बराबर हो जाएगा। मतलब ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो के दौरान जो प्रेशर टीएस डायग्राम आया था वो कुछ ऐसा आया था कि ये आपका टी मिनिमम है, ये आपका टी मैक्सिमम है, ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है और 4 है। और ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो के दौरान T2 इज इक्वल टू क्या हो जाता था, T4 हो जाता था। ये मैंने प्रूफ करके दिखाया था जिस वक्त मैं बात कर रहा था मैक्सिमम नेटवर्क की। तो यहाँ पर ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो में T2 इज इक्वल टू T4 हो गया है। इसका मतलब है कि ये क्या है, कंप्रेशर के एग्जिट का टेम्परेचर, और ये क्या है, टरबाइन के एग्जिट का टेम्परेचर। मतलब ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो पे कंप्रेशर के एग्जिट का टेम्परेचर और टरबाइन के एग्जिट का टेम्परेचर दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और अगर दोनों बराबर हो गए हैं और इन दोनों को मैं रीजनरेटर से पास करूं तो दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर हीट एक्सचेंज जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर रीजनरेटर का कोई मतलब ही नहीं होगा। रीजनरेटर क्या होता था कि मैं टरबाइन के एग्जिट वाली एयर की हीट लेकर के कंप्रेशर के एग्जिट वाली एयर को हीट प्रोवाइड करूं। लेकिन ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो के केस में टरबाइन के एग्जिट के एयर का टेम्परेचर और कंप्रेशर के एग्जिट का एयर का टेम्परेचर दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। और अगर दोनों बराबर हो गए तो यहाँ पर रिजनरेशन का कोई मतलब नहीं होगा, और इसीलिए ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो पे इफिशिएंसी आइडियल रिजनरेशन वाली इफिशिएंसी विदाउट रिजनरेशन के बराबर हो जाती है। ये पूरा रिजनरेशन का आपका डिस्कशन था। यहाँ पर मैंने सेम लिखा है कि इफ़ द प्रेशर रेशियो इज इंक्रीज
अब यहां पर क्या है, मैंने आपको बताया था कि अगर प्रेशर रेशो ऑप्टिमम प्रेशर रेशो से भी ज़्यादा कर दूं, मतलब अभी तो ऑप्टिमम प्रेशर रेशो पे पूरा मामला है, अगर मैं इस प्रेशर रेशो से भी ज़्यादा प्रेशर रेशो कर दूं तो यहां पर जो 2 है ये कहीं 2 डैश पे पहुंच जाएगा और जो 4 है वो कहीं 4 डैश पे पहुंच जाएगा और ये साइकिल कुछ ऐसी होगी। मतलब यहां पर जो कंप्रेसर के एग्जिट का टेम्परेचर है वो टरबाइन के एग्जिट के टेम्परेचर से भी ज़्यादा हो जाएगा। मतलब अब अगर मैं इसमें रिजनरेटर लगा दूं तो कंप्रेसर के एग्जिट वाली एयर टरबाइन के एग्जिट वाली एयर को हीट देने लग जाएगी। मतलब जो रिजनरेशन के साथ में इफिशियंसी है वो विदाउट रिजनरेशन से भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि अगर प्रेशर रेशो ऑप्टिमम प्रेशर रेशो से कम है तो जो रिजनरेशन वाली इफिशियंसी है वो विदाउट रिजनरेशन वाली इफिशियंसी से क्या है, ज़्यादा है। लेकिन अगर प्रेशर रेशो ऑप्टिमम प्रेशर रेशो से ज़्यादा है तो जो रिजनरेशन वाली इफिशियंसी है वो विदाउट रिजनरेशन वाली इफिशियंसी से क्या है, कम है। तो अगर प्रेशर रेशो ऑप्टिमम प्रेशर रेशो से कम है तभी रिजनरेशन करना फायदेमंद है, अदरवाइज रिजनरेशन करना अपने लिए क्या होगा, नुकसानदायक होगा। अब यहाँ पर मैंने सेम चीज़ लिखी हुई है, इफ द प्रेशर रेशो इज इंक्रीज बियॉन्ड द पर्टिकुलर प्रेशर रेशो और बियॉन्ड द ऑप्टिमम प्रेशर रेशो देन द हीट विल फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम कंप्रेसर एग्जिट टू द टरबाइन एग्जिट एंड हेंस ड्यू टू द रिजनरेशन टरबाइन इफिशियंसी डिक्रीजेस। अब यहाँ पर मैंने मॉडिफिकेशन की बात की थी, मैंने आपको बोला था कि टरबाइन ब्रेटॉन साइकिल में मैं मॉडिफिकेशन करूँगा और पहला मॉडिफिकेशन मैंने कौन सा लिया था, रिजनरेशन लिया था। और ये मैंने पूरी बातें की रिजनरेशन के लिए। रिजनरेशन के लिए मैंने बात की कि बेसिक पर्पज़ क्या है, रिजनरेशन के लिए मैंने बात की कि इफेक्टिवनेस ऑफ रिजनरेशन क्या होगा, उसके बाद मैंने बात की कि आइडियल रिजनरेशन में क्या होगा, उसके बाद मैंने बात की कि आइडियल रिजनरेशन में इफ़िशियंसी क्या होगी, उसके बाद मैंने बात की कि प्रेशर रेशो बढ़ाने या घटाने के साथ इफ़िशियंसी में वेरिएशन क्या होगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ सेकंड मॉडिफिकेशन, दैट इज़ इंटरकूलिंग।